हमारे एजुकेशन सेक्टर में और हमारे चुनाव लड़ने के दरमियान में यकीनन आम आदमी पार्टी का कोई विशेष रोल नहीं रहा, कोई योगदान नहीं रहा। कंप्यूटर द्वारा उनको बताया जाता है, कंप्यूटर में कुछ चीजें सिखाई जाती हैं जिससे बच्चे आगे चलकर अपने बहुत सी ऐसी चीजें जिनके घर में कुछ नहीं है कि अगर इंटरमीडिएट पढ़ने के बाद का कोई भी बच्चा है तो वो हमारे संस्था के माध्यम से पैरामेडिकल जैसे बीएससी ऑप्टोमेट्री, रेडियोलॉजी और बहुत सारे ऐसे पैरामेडिकल के बहुत सारे कोर्स हैं, वो सारे कोर्स हमारे ट्रस्ट के माध्यम से फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। सबसे बड़ी चीज़ है कि हम अरबी के साथ साथ, जैसे एक मुस्लिम इदारा है, अरबी के साथ साथ थोड़ा संस्कृत की भी पढ़ाई होती है, उसका भी ज्ञान दिया जाता है। इसलिए हमारे यहाँ जो है गैर मुस्लिम के भी बच्चे काफ़ी एडमिशन में हैं। इंटरमीडिएट तक का स्कूल खोलें और उसमें अभी तक तो हमारा स्कूल 8th क्लास तक है, लेकिन इंटरमीडिएट तक स्कूल खोलें और उसमें जो भी गरीब तबके के बच्चे हैं जो पढ़ नहीं सकते हैं वो हमारे संस्था के माध्यम से हमारे विद्यालय में प्रवेश करें। हमारे पास बहुत सारे ऐसे बच्चे पढ़ते हैं जो पैसे के अभाव में वो लोग, उनके गार्जियन पढ़ाना नहीं चाहते हैं। उन तबकों को खोज के पूर्वांचल दस्तक कलीमुल हक साहब के सहयोग से उनको हमने पढ़ाने का काम यही किया बोलना है। चाहेंगे कि इस स्कूल को और आगे तक बढ़ाया जाए, क्योंकि 8 तक बच्चे पढ़ने के बाद जिस तरीके से उनका मुंह हो जाता है कि मैम हम छोड़ के नहीं जाना चाहते, मैम पढ़ना चाहते हैं, तो हम यही हमारा चाहेंगे। एक तहकीकात है, हमारा एक मानना है, पूरे हिंदुस्तान में अगर कोई परफेक्ट है, कोई पार्टियां परफेक्ट है तो हम सिर्फ 3 पार्टी का नाम लेंगे। वो सबसे पहले बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और दूसरा कहना चाहेंगे कि हमारी थोड़ी सी जगह और एक्स्ट्रा होनी चाहिए, जितना हो सके वो सपोर्ट हमारा करें, ताकि हम जो बच्चे नहीं पढ़ पा रहे, जो गरीब घर के लड़के हैं, बच्चे हैं, जो बहुत से ज़्यादा नीचे बच्चे हैं जो बिल्कुल नहीं पढ़ पा रहे, उनके घर वाले सरकारी स्कूल में भी नहीं भेज पाते हैं उनको, क्योंकि ड्रेस बनवाना पड़ता है। तो हम सारे सरकार इतना सपोर्ट करे कि उन बच्चों को भी हम अच्छे से अच्छे दाल है, कच्चा खाया जाने वाला चावल, मांस, सलाद। अच्छा ये बताओ मांसाहारी क्या है? अंडा, मांस, मछली है कि दूध, दही, गोश्त है? दूध में कौन कौन सा इस्तेमाल होता है? घी, दूध, पनीर या अंडा, मांस, मछली? दूध से बनता है। अच्छा दूध से और क्या क्या बनता है? आपका क्या, आपका शुभ नाम क्या है सर? नसीम सर। तो कब से आप यहाँ पे पढ़ा रहे हैं? 2016 से पढ़ा रहे हैं। अच्छा, तो क्या स्कूल में कैसा ग्रोथ रहा? मतलब पेरेंट्स के कोई शिकायतें आती हैं कि काफ़ी अच्छा है? नहीं, पेरेंट्स की शिकायत नहीं आती, उसी वजह से सब बच्चे पढ़े हैं। हाँ, वो तो दिख तो रहा है। शुरुआत तो कोचिंग से पहले की गई थी, टी शर्ट में कोचिंग था, उसको चलाते थे। बाद में लोगों ने देखा, उसको कहा कि स्कूल बनाया जाए। फिर धीरे धीरे ये सब बच्चे हमारे नर्सरी से पढ़ते चले आए हैं, जो आज 3rd, 4th, 5th में पहुँचे हैं, कुछ तो 7th तक पहुँच गए हैं, नर्सरी से पढ़ते हैं। यहाँ सबसे बड़ी चीज़ है कि हम अरबी के साथ साथ, जैसे एक मुस्लिम इदारा है, अरबी के साथ साथ थोड़ा संस्कृत की भी पढ़ाई होती है, उसका भी ज्ञान दिया जाता है। इसलिए हमारे यहाँ जो है गैर मुस्लिम के भी बच्चे काफ़ी एडमिशन में हैं। और हमारा यही है कि सबका साथ सबका विकास एक साथ हो। जी जी बिल्कुल, सबका साथ और सबका विकास, जिस तरीके से सरकार का नारा सबका साथ और सबका विकास। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसमें हम जो क्लास UKG में आए हुए हैं और यहाँ पे बच्चे पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे क्लास टीचर, आप यहाँ की क्लास टीचर हैं, क्या नाम है आपका? सलमा जी। तो आप यहाँ पे क्या पढ़ा रही हैं? उर्दू। तो बच्चों, आप लोग को उर्दू समझ में आता है? मैडम अच्छा पढ़ाती हैं? Yes, हमें उर्दू में नमस्ते बोल कर बताइए। नमस्ते।
नहीं नहीं, ये तो हिंदी में नमस्ते हो गया, उर्दू में नमस्ते। नमस्ते को क्या बोलते हैं उर्दू में? सलाम। सलाम। थोड़ा और तेज बोलो, लंच नहीं हुआ क्या? सलाम। सलाम बोलते हैं। अच्छा, तो मैम ये आपकी जो आपकी मैम पढ़ाती है समझ में आता है आपको? मैडम आपको मारती नहीं ना है, प्यार से समझाती हैं? हम चाहते हैं कि बच्चों को कुछ आगे आ जाए, आगे के फ्यूचर में कुछ भी हो जाए बच्चे, अब बच्चे आगे चल के कुछ ना कुछ बन जाएं, बस हम यही चाहते हैं बच्चे। तो कब से आप इस स्कूल के साथ? अभी तो हम तो बहुत हमको अप्रैल से हमने ज्वाइन किया है, अभी मेरा न्यू ज्वाइन है। अच्छा अच्छा, जैसे कि बताया गया हमें कि स्कूल 2016 से चल रहा है, तो आप तो इधर? नहीं, हम पहले कहीं और पढ़ाते थे। अच्छा, तो अब वहाँ नहीं जहाँ पढ़ाते पहले हैं। आप पढ़ाती थी उसके अपेक्षा यहाँ पे माहौल अच्छा है? हाँ, यहाँ बहुत अच्छा लगा, सर बहुत अच्छे हैं, यहाँ की टीचर्स बहुत अच्छी हैं, यहाँ का माहौल भी बहुत अच्छा है। तो जैसा कि सर अभी अपने क्लास में पढ़ा रहे थे, हम लोग इनको पढ़ाने के तरीका और किस तरीके से बच्चों को हैंडल कर रहे थे ऊपर हमने देखा, वहाँ हमें सर से पूरी बात हो नहीं पाई क्योंकि बच्चों का क्लास चल रहा कि सर काफ़ी आप अच्छा पढ़ा रहे थे और बच्चों को जो तालीम आप दे रहे हैं वो सभी धर्मों और सभी मजहबों को साथ लेकर, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? हमारा ये मकसद है कि सभी बच्चे सब धर्म के बारे में जानें। जो लोगों के अंदर एक भावना बैठी हुई है कि ये मज़हब सही है, ये मज़हब गलत है, ये भावना ख़त्म हो, क्योंकि हमारा हिंदुस्तान एक यकजहती का मुल्क है। जैसा कि इकबाल ने भी कहा, तमाम जितने बुद्धिजीवी वर्ग गए यही कहकर गए। हमारा भी यही मकसद है कि हम लोग मिलकर रहें। आज के जो नेता आजकल फंसाए हुए हैं लोगों को इस तरीके का भाषण देकर कि वो अलग धर्म है, वो अलग धर्म है। हम ये चाहते हैं कि सब बच्चे, जो हमारे बच्चे, क्योंकि बच्चा एक कोरा कागज़ होता है, जैसा हम तैयार करेंगे वैसा तैयार होगा, जैसा हम बर्तन बनाएंगे वैसा बर्तन तैयार होगा। तो आपके स्कूल में सभी मजहबों के बच्चे पढ़ते हैं? तो जी बिल्कुल पढ़ते हैं। लेके कभी कोई पेरेंट्स नहीं, किसी ने दिक्कत नहीं हुई? नहीं, और तो लोग खुश होते हैं। एक अतुल पांडे करके यहाँ पर हैं, हमारे बगल ही में रहते हैं हरिजन बस्ती में, तो वो काफ़ी खुश हुए। उन्होंने हमसे पूछा कि आपको कैसे मालूम हुआ, आप तो एक मौलाना ख़ानदान के हैं, आना जाना भी उनका था। तो हमने ये बताया कि हमने जो है आचार्य तक, यानी शास्त्री से लेकर आचार्य तक की पढ़ाई गोरखनाथ मंदिर से ही किया था, और उस वक्त तो वैद्य जी प्रिंसिपल हुआ करते थे, तो बाद में योगी जी आए हुए हैं। अच्छा। और आज भी वैद्य जी मौजूद हैं अभी जो हमको पढ़ाए। हम ये चाहे, हमारे पिताजी ये चाह रहे थे कि जैसे कि हम एक आलिम थे जी, हमारे बच्चे भी एक अच्छे आलिम निकले, एक बढ़िया जानकार निकले जो बच्चों को, और हमारे पिताजी भी मास्टर थे, वो भी पढ़ाते चले आए। और हम लोग चूँकि अब जानते हैं कि बांस के पेड़ में बांस ही उगता है, तो एक मास्टर के घर में मास्टर ही पैदा हो। तो MA एकेडमी के हम नर्सरी क्लास में हैं और ये सूफिया मैम है, तो ये बताएंगी बच्चे का रिस्पांस कैसा रहता है? आप प्रोजेक्टर पे पढ़ाती हैं तो क्या बच्चे एंजॉय करते पढ़ते हैं? जी, बच्चे एंजॉय भी करते हैं, स्टडी भी करते हैं, साथ में मस्ती भी करते हैं और पढ़ते भी हैं, सब कुछ बहुत अच्छे समझते हैं। और प्रोजेक्टर बहुत अच्छी चीज़ है, जिससे अब बच्चों को नई नई नॉलेज मिलती है, उसमें अच्छे से पढ़ते हैं। प्रोजेक्टर बहुत अच्छी चीज़ है, इनसे अपने नॉलेज बढ़ती है। इसमें पोएम है, कंप्यूटर है, कैसे सीखना है, क्या चीज़ करना है, कैसे करना है, सब कुछ सीख सकते हैं। तो आपको डिजिटल तौर पे पढ़ाने में कोई समस्या नहीं होती है? जी, कोई समस्या नहीं होती, क्योंकि अब तो डिजिटल आ गया, तो पढ़ने में और टीचर्स को भी पढ़ाने में बहुत इंजॉयमेंट मिलती है और बच्चों को भी पढ़ाने में बहुत इंजॉयमेंट मिलती है। जी ठीक है। बच्चों, आप लोग को प्रोजेक्टर पे पढ़ के समझ में आता है? तो इंटरटेनमेंट के साथ आप लोग पढ़ाई करते हो? मैडम आप लोग को सही से पढ़ाती हैं? और कोई कुछ मैडम का शिकायत करना चाहेगा? ओके, ठीक है, थैंक यू। शमा खान। आप यहाँ क्या किस चीज़ की टीचर हैं, क्या पढ़ाती हैं?
मैं और सब्जेक्ट पढ़ाती हूँ। अच्छा, सब्जेक्ट। तो क्या लगता है यहाँ पे आपका, जैसे बाकी टीचरों ने बताया, आपको क्या लगता है कि यहाँ का मैनेजमेंट का क्या रुख है, बच्चों का जैसे क्या? सोबिया मैम ने और नसीम सर ने, हमारी प्रिंसिपल ने सबसे बताया है जी वैसे ही मेरा भी सोचना है और मानना है कि यहाँ पे जो भी डीएम से ऑर्डर है ठीक है, वो डेवलपमेंट को बिल्कुल एकदम तरीके से हो और वो तरक्की को, हमारे स्कूल की तरक्की पे पहुँचाएँ। जी जी जी। और आपको अगर कोई बात प्रशासन को पहुंचानी हो तो क्या कहना चाहेंगे सरकार से, या तो यहाँ पे जो लोकल बॉडी है उससे आप कुछ मांग करना चाहती हूँ एजुकेट बच्चों को लेकर, टीचर्स को लेकर, या स्कूल के डेवलपमेंट को लेकर, क्या आप कहना चाहेंगे? यही कि जैसे कि आकिब सर हैं, प्रिंसिपल मैम है, स्कूल को पढ़ाने में बहुत सक्षम है, ठीक है, और डीएम से भी ये रिक्वेस्ट है हमारी कि मतलब इस स्कूल को तरक्की पे पहुंचाने की पूरी कोशिश करें जी। तो किस तरीके का तरक्की कर पाने, मतलब कि वो अनुदान के माध्यम से, जमीन आवंटन के माध्यम से, किस तरीके का आप हेल्प? अनुदान के माध्यम से। अनुदान के माध्यम से जी, ठीक है। बुला लिया, इनके स्टाफ से और बच्चों से सभी बातें हो चुकी हैं। तो प्रधानाचार्य मैम से बात करने से पहले हम लोग पहले यहाँ के उप प्रधानाचार्य महोदया जो से इंटरेक्ट होना चाहते हैं। और बताइए मैम अपने बारे में, आपका शुभ नाम? निदा फातिमा है जी। तो मैम, जैसे कि आपके स्कूल के सारे स्टाफ ने बताया कि काफ़ी अच्छा कोलैबोरेशन है, सब लोग एक परिवार की तरह रह के काम करते हैं, बच्चों का भी अच्छा रिस्पांस हमने आपके क्लास में देखा, जिस तरीके से आप लोग मिनिमम रिसोर्सेज में मैक्सिमम आउटपुट दे रहे हैं और सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं अपने, मतलब कि एक हिसाब से अपना एक, हम तो कहेंगे आप सोशल एक्टिविटी आप लोग कर रहे हैं पूरी तरीके से। तो इससे आपकी क्या राय होगी, क्या कहना चाहेंगे? जैसे कि सर हमारे स्कूल में काफ़ी टीचरें फ्रेशर आई हुई थी, तो ये हम लोग उनको बताते हैं कि पढ़ाना कैसे है, और जैसे कि पूरा खेल में भी बच्चों को नहीं पढ़ा सकते हैं, प्ले क्लास और नर्सरी क्लास को ही खेल खेल में हम समझा सकते हैं, लेकिन बड़े बच्चों के लिए थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना जरूरी है। आप ये बताइए कि जैसे आपके स्कूल में मेल टीचर भी हैं, फीमेल टीचर्स भी हैं, तो क्या कभी ऐसी शिकायतें आती हैं फीमेल टीचर के द्वारा कि कोई मेल टीचर ने कुछ अभद्रता किया तो बच्चों ने किया कुछ, ऐसी कोई शिकायतें आज तक की ऐसी कोई भी कंप्लेन हमारे पास नहीं आई है, और ना ही हमारे स्कूल के टीचर ऐसा कुछ करते हैं, ना ही बच्चों की तरफ से शिकायत आती है। बात यह है कि बच्चे हमसे थोड़ा सा अट्रैक्ट हैं, तो बच्चे जो भी हैं हमसे कुछ भी छिपाते नहीं हैं, और एज अ वाइस प्रिंसिपल और फिर बच्चों के साथ भी थोड़ा हम फ्रेंडली रहते, तो बच्चे हमसे कुछ भी छुपाते नहीं हैं, और यहाँ सारी बातें शेयर करते हैं। और यहाँ पे जो प्रिंसिपल है, प्रधानाचार्य है, उनका व्यवहार कैसा है? जैसे कि मैं पूछना चाहूँगा, आप क्या मतलब उनके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? वो अच्छी है। अरे मैं आपके जॉब को खत्म नहीं कराने की बात करना, बस मैं ये जानना चाहता हूँ मतलब कि उनका बच्चों के साथ बिहेवियर, स्टाफ के साथ बिहेवियर कैसा है? बस मैम की तो खुद एक बच्ची है, तो हम देखते हैं कि मैम अपने बच्चों के साथ जैसा उनका बिहेवियर रहता है वैसे ही वो स्कूल के सारे बच्चों के साथ भी उनका बिहेवियर रहता है। एज हम देखते हैं कि बहुत सारी स्कूलों में प्रिंसिपल होती हैं, हम भी पढ़े हुए हैं और भी स्कूलों में हम जाते हैं, तो जैसे प्रिंसिपल होती हैं तो बच्चे डरे होते हैं, उनसे सारी बातें शेयर नहीं कर पाते हैं। हमने बहुत सारी स्कूलों में देखा है कि वो सारी बात जाकर वो गार्जियन से ही कहते हैं, लेकिन हमारे स्कूल में प्रिंसिपल से भी बच्चे बात कहने की जैसे एबिलिटी रखते हैं, डरते नहीं है। कि जो स्कूल के प्रिंसिपल से अब हम इंटरेक्ट होने वाले हैं और इनसे हम समझना चाहेंगे कि किस तरीके से स्कूल को रन कर रहे हैं और मिनिमम रिसोर्सेज में बच्चों को अच्छी खासी सुविधाएं दे रही हैं, टीचर को भी मैनेज कर रही हैं, बच्चों को भी मैनेज कर रही हैं। एज ए प्रिंसिपल बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, एक तरफ जहाँ पे बच्चों को हैंडल करना है, दूसरी तरफ उनके परिवार को समझाना भी है कि क्यों हमारे स्कूल में पढ़े बच्चे, और जो टीचर्स हैं उनकी भी अपनी सारी समस्याएं होती हैं। कोई टीचर अच्छे से कोलैबोरेशन नहीं कर पाता, लेकिन ये तीनों में चाहे बच्चों को मैनेज करना हो, बच्चों के परिवार को मैनेज करना हो, या टीचर को मैनेज करना हो, या फिर स्कूल के प्रशासन को मैनेज करना हो, सब कुछ को समेट कर और एक मिनिमम रिसोर्सेज में अच्छा अपना योगदान दे रहे हैं। तो हम जानना चाहेंगे इस स्कूल की प्रिंसिपल सीमा परवीन मैम से कि इनका इस बारे में एक कुछ क्या कहना चाहती हैं, बताइए। जैसे कि हमारा नाम सीमा परवीन है और हम इस बारे में, जैसे कि हमारे गार्जियन है, बहुत सारे टीचर्स हैं, उन्हें हैंडल करना है, सबकी प्रॉब्लम अलग अलग होती है। जैसे गार्जियन की बहुत सारी शिकायतें होती हैं कि मैम ने ये किया, बच्चों के साथ ये किया, तो उन्हें समझाया जाता है, प्यार से बताया जाता है कि क्या हुआ, कैसे हुआ,
वो सारी चीज़ें उन्हें बताई जाती हैं। जो टीचर्स की जितनी सारी परेशानियाँ होती हैं, प्रॉब्लम होती है, वो हम उनसे शेयर करती हैं। जितना हो सकता है अपने तरफ से हम लोग उनकी हेल्प करते हैं, उनकी सारी परेशानियों को दूर करते हैं कि जिस तरह वो लोग अच्छे से स्कूल में फ्री माइंड होकर पढ़ा सकें, क्योंकि वो लोग भी अपना अच्छा टाइम हम लोग को स्कूल में देती हैं। क्योंकि अगर वो लोग हमारे स्कूल में टाइम देती है तो हम लोग का पूरा फ़र्ज़ बनता है कि अपनी टीचरों को पूरा ध्यान दिया जाए कि किस परेशानी में, कैसे वो पढ़ा रही हैं, उनकी क्या प्रॉब्लम है, सारी चीज़ों को देखा जाए। सारी चीज़ें देखते हुए हम लोग उनकी सारी परेशानियों को दूर करते हैं। जैसे किसी भी तरह की परेशानी, उनकी फैमिली की भी अगर जो मैटर होता है कि घर वाले पढ़ाने नहीं देना चाह रहे हैं या आने नहीं है, या बच्चों के साथ प्रॉब्लम हो रही है, या स्कूल में कोई बातें हो जा रही हैं, तो सारी चीज़ें हैंडल रहती हैं। हम अपने टीचरों के साथ बहुत नॉर्मल रहते हैं, ऐसा रहते हैं जैसे हम लोग पूरे टीचर्स ही हैं। इस तरह रहते हैं कि उन लोगों को भी ऐसा ना फील हो कि हाँ मैम मेरे साथ हार्ड बहुत ज़्यादा सख्त आ रही हैं या टाइट हो गया हमसे बात करेंगे, तो ऐसा कुछ। जैसा कि मैम आप बता रही हैं कि आप सब चीज़ को लेकर साथ में चलती हैं, तो स्कूल में जब स्कूल की स्थापना हुई, जैसे कि बताया गया कि 2016 में आपके स्कूल रन चल रहा है, तो उससे 2016 से लेकर 2024 तक बच्चों का प्रोग्रेस क्या रहा, किस प्रकार के आपने आउटपुट दिया है? बच्चों का हमारा प्रोग्रेस तो बहुत अच्छा रहा। जब ये स्कूल खुली थी 2016 में, मतलब तो उस समय हम आए हुए थे स्कूल में। उस समय जैसे ये स्कूल चलता था, ज़्यादा करके स्कूल के नाम से ज़्यादा हम लोग के नाम से चलता था। इतना डर रहता था कि पूरे मोहल्ले के बच्चे हमारे स्कूल में पढ़ते थे, A to Z, कहीं नहीं जाते थे, यहीं पढ़ते थे। और लोग इतनी अच्छी सारी शिक्षा दी जाती, इतनी पढ़ाई दी जाती थी। जैसे छुट्टी का टाइमिंग हमारा 12 बजे का होता था, अगर एक्स्ट्रा क्लासेस लोगों को लेनी रहती थी, बच्चों को नहीं समझ में आता था, तो एक्स्ट्रा रोक कर उनको हम लोग पढ़ाते। तो यही सारी चीज़ें गार्जियन को बहुत अच्छी लगी कि मैम बहुत ज़्यादा हमारे बच्चों को सपोर्ट कर रही है। जैसे कि बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो नहीं पढ़ पा रहे हैं, बिल्कुल उनके गार्जियन पढ़ाना चाह रहे हैं लेकिन नहीं पढ़ा सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम सबका अमाउंट इतना नहीं होता है कि बच्चों को अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ा सकें, उनको दे सकें, इंग्लिश मीडियम में करवा सकें। तो वो सारी चीज़ें देखते हुए जब सारे गार्जियन ने हम लोग को देखा ऐसे पढ़ाते हुए, तो वो लोग खुद हमारे पास आए कि मैम, और हम कई स्कूल घूम चुके हैं, इस मोहल्ले में जितनी स्कूलें हैं सारे लोग वो लोग देख चुके हैं, आपके स्कूल से पढ़ाई अच्छी हम लोग को कहीं मिलती। आप बच्चों को ऐसे पढ़ाती हैं जैसे घर के बच्चे, सारी चीज़ें उसी तरह समझाई भी जाती है, सारी चीज़ें उसी तरह उन लोगों को बताई भी जाती है, वैसे ही हैंडल किया जाता है। और गार्जियन की जो प्रॉब्लम होती है, मैम हम इस वजह से नहीं पढ़ा पा रहे हैं, ऐसे नहीं पढ़ा पा रहे हैं, तो उनको कुछ अपनी तरफ से भी सपोर्ट किया जाता है। जैसे स्कूल के मैक्सिमम सारे खर्चे छोड़कर अपनी तरफ से सपोर्ट किया जाता है, कम से कम वो बच्चे पढ़ें। ऐसे हमारे मतलब मोहल्ले में या ऐसे अगल बगल जहाँ भी हैं, जैसे लोग नहीं पढ़ पा रहे हैं बच्चे, वो आकर यहाँ पर इसी चीज़ पे हम भी काम कर रहे हैं शुरू से कि हमारे मोहल्ले में या आसपास इलाके में कोई ऐसे बच्चे ना बचें जो पैसे की वजह से ना पढ़ें। इसीलिए कम से कम हम लोग पैसे में बच्चों को अच्छे से अच्छे पढ़ाएंगे। जैसा कि आपके साथ 2 NGO भी इंटरेक्ट है, अगर मान लीजिए कहीं फीस आपको कंसेशन कराना होता तो वो लोग भी आपको सपोर्ट करते हैं, तो इस पर क्या कहना चाहेंगी उन NGO के बारे में जो आपको उसके लिए यहाँ पे पेमेंट स्कूल को पेमेंट कर देते हैं और सपोर्ट करते हैं बच्चों का, तो उसके बारे में आप कुछ NGO के बारे में कुछ रिलेटिव करना चाहेंगी? जी हाँ, जैसे कि ये है दस्तक ऑफिस जी, छोटी काजीपुर में है। वो हमारे जैसे यहाँ पे बच्चे कुछ ऐसे हैं जो नहीं पढ़ पाते हैं, जैसे ज़्यादा अमाउंट आ जाता है, वैसे तो यहाँ का अमाउंट है नहीं ज़्यादा, 50,000 के आसपास एडमिशन के समय पूरा आता है, तो वो भी नहीं लोग दे पाते हैं। यहाँ के गार्जियन जो भी हैं जो पढ़ते हैं, तो वो दस्तक ऑफिस से मतलब यहाँ से जब हम लोग फॉर्म फिल कर देते वो हम लोग की हेल्प करते हैं, उनकी वजह से भी हमारे स्कूल में काफ़ी बच्चे पढ़े। तो मैम इस स्कूल को और आगे ग्रोथ करने के लिए आप क्या क्या स्टेप ले रही हैं? इस स्कूल को ग्रोथ करने के लिए जैसे बच्चों को अच्छी से अच्छी कुछ अलग से नॉलेज दी जाती है, प्रोजेक्टर द्वारा उनको बताया जाता है, कंप्यूटर पे कुछ चीज़ें सिखाई जाती हैं जिससे बच्चे आगे चलकर अपने मतलब बहुत सी ऐसी चीज़ें जिनके घर में कुछ नहीं है वो हम लोग स्कूल से बताते हैं। जैसे कंप्यूटर पर कुछ एक्टिविटी कराना, ग्राफ्ट के जरिए उनको पढ़ाते हैं, हम लोग गेम के जरिए पढ़ाते हैं। इस तरह हम लोग कर रहे हैं कि बच्चे किसी भी हाल में मतलब आगे जाकर अच्छे से अच्छी पढ़ाई पाएं। और इसके साथ मैम अगर इस स्कूल को बढ़ाने के लिए प्रशासन से और बाकी मान लीजिए जो जितने भी डिपार्टमेंट है उनसे आपका रिस्पांस क्या है और आप क्या चाहती हैं कि रिस्पांस क्या मिले जिससे इस स्कूल और तरक्की करे, क्या आप प्रशासन से बात करना चाहेंगे? प्रशासन से तो हम यही कहना चाहेंगे, जैसे हम स्कूल आज से हम चला रहे हैं, हमको इस स्कूल में आए हुए 10 साल हो गया, 10 से 11 साल से हम इसी स्कूल में हैं, ऐसी स्कूल में पढ़ा रहे हैं। हम सारी चीज़ें जानते हैं कि किस तरह से बच्चे पढ़ रहे हैं, कितने गरीब बच्चे पढ़ रहे हैं यहाँ पर। जिस तरह हम लेकर इन बच्चों को चल रहे हैं कम से कम में, हम चाहते हैं हमारी सरकार भी इसी तरह हमारा सपोर्ट करे। कुछ जैसे कि
ये छोटी स्कूल थोड़ी पड़ जा रही है। जैसे हम 8 तक के बच्चों को आगे से ज़्यादा बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, यहाँ पर चाह रहे हैं कि अपने हाई स्कूल हो जाए, ये जहाँ के बच्चे कहीं और ना जाएँ। इसके लिए हम सरकार से कहना चाहेंगे कि हमारी थोड़ी सी जगह और एक्स्ट्रा होनी चाहिए, जितना हो सके वो सपोर्ट हमारा करें, ताकि हम जो बच्चे नहीं पढ़ पा रहे, जो गरीब घर के लड़के हैं, बच्चे हैं, जो बहुत से ज़्यादा नीचे बच्चे हैं, जो बिल्कुल नहीं पढ़ पा रहे, उनके घर वाले सरकारी स्कूल में भी नहीं भेज पाते हैं उनको, क्योंकि ड्रेस बनवाना पड़ता है। तो हम सारा सरकार इतना सपोर्ट करे कि उन बच्चों को भी हम अच्छे से अच्छी शिक्षा दें। इसके साथ मैम, जैसे कि आपने बताया कि इस स्कूल से आप 10 सालों से जुड़ी थी, 2016 में इस स्कूल का रजिस्ट्रेशन हुआ, तो आई थिंक 8 साल हुए होंगे, 24। तो 2 सालों का आपने जो लिया, तो क्या पहले भी स्कूल रजिस्टर्ड नहीं था या अलग तरीके से चल रहा था? इसी पे आपका प्रश्न चाहिए। ये स्कूल मतलब जब ये ओपनिंग हुई थी तो जैसे कोचिंग के जरिए चल रही थी, जैसे अगल बगल सारे बच्चों को पढ़ाया जा रहा था। अच्छा, तो मान्यता नहीं मिली थी एज पर तो स्कूल में कोचिंग सेंटर था, तभी से हम वही हम क्लियर करना चाह रहे थे। और यहाँ पे जो मैनेजमेंट है, जो यहाँ पे बोर्ड ऑफ जो डायरेक्टर है यहाँ पे मोहम्मद आकिब अंसारी, उनका बिहेवियर स्कूल को लेकर क्या है, वे क्या काम कर रहे हैं, और उन्होंने सारी जिम्मेदारी आपके ऊपर दिया है, आपको करना चाह रहे हैं। तो क्या लगता है कि आप उनके भरोसे पे खड़ी कर रहे हैं? अभी इसके बारे में तो वो खुद ही बता सकते हैं, क्योंकि हम जितना जान रहे हैं कि हम अपने भाग तक तो पूरी कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अब लेकिन हम उनके नज़र में क्या है, वो क्या समझते हैं कि हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते, वो बात वही बताए। अभी तक तो समझा होगा, तभी तो आपको जिम्मेदारी दी है, तो इतना समझिए तो दी है। अब जो आगे की बात जो आप कह रहे हैं कि वो क्या आपको काबिल समझ रहे, तो इस बात का जवाब तो वो खुद ही दे सकते हैं ना, इसका जवाब तो हम नहीं दे सकते। इतना है कि हम उसके मुताबिक मेहनत कर सकते हैं, उतना हम मेहनत कर रहे हैं कि इस स्कूल को हम दे सकें। और जहाँ तक सर की बात हुई, सर फुल सपोर्ट करते हैं स्कूल में। कोई भी बात हमारी फंसती है या कोई प्रॉब्लम होता है या स्कूल से मतलब कुछ रिलेटेड कोई परेशानियाँ होती हैं तो हमें सर से बोलते हैं, करते कुल मिला के मैम, आप अगर कुछ और हमारे चैनल को बताना चाहें, एडिशनल जो हमें लगता हो कि आप बताना चाहती हैं, तो प्लीज़ आप उसको भी ब्रीफिंग कर सकती हैं। बताना तो कुछ है नहीं खास, जैसे कि हम चाह रहे हैं जो भी हमारे स्कूल में बच्चे हैं, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, जैसे बहुत से गरीब घर में भी ये वीडियो जाएगी, काफ़ी लोगों के मोबाइल पे भी चलेगी, जो अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहे हैं, अच्छी शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं या उनका अमाउंट नहीं बन रहा है, वो आकर हमारे स्कूल में अपने बच्चों का एडमिशन ले सकते हैं। उनको हम लोग पूरी तरह से उनको सपोर्ट करेंगे, जिस तरह हो सकता है सही तरह उन्हें सपोर्ट करेंगे। और बहुत से ऐसे जो बच्चे हैं जो बहुत मुश्किल से 8 तक हाई स्कूल पास कर ले रहे हैं, उसके आगे नहीं पढ़ पा रहे, उन लोगों को भी यहाँ से मतलब आप ये कहना चाहती हैं कि अभी आप काम कर रही हैं ईयर से इसको 10th पे ले जाने के लिए, ठीक है, और चाहती हैं कि बच्चे ईयर के बाद भी आपके साथ जुड़े रहें आगे। ठीक है मैम। तो जैसा कि हम MA अकेडमी के प्रिंसिपल से बात कर रहे थे, इन्होंने बेबाकी से अपनी राय व्यक्त की है और जो इनको बोलना था, बिना डरे और बिना इस स्कूल के प्रशासन जो मोहम्मद आकिब अंसारी हैं और बाकी लोगों से बिना डरे निडरता के साथ अपनी बात रखी। बहुत से स्कूलों में देखा जाता है कि हमेशा जो वहाँ की जो प्रिंसिपल होती है वो डायरेक्टर से बहुत हिचकती रहती है बोलने में कि कुछ मतलब कि प्रशासन उनके ऊपर कोई एक्शन ना ले। तो जिस तरीके से सीमा परवीन मैडम ने अपनी बातें रखी हैं अपने स्टाफ को लेके, बच्चों को लेके, और एक अपील की है, जन अपील की है कि आप लोग अगर आपके पास पैसे की कमी है और अपने बच्चों को अगर आप पढ़ाना चाहते हैं तो बिल्कुल इनके पते पर, जो हमारे नीचे दिया गया पता चल रहा होगा, इनके स्कूल का पता है, इनसे जुड़ सकते हैं, इसमें एडमिशन ले सकते हैं। हमारी न्यूज़ चैनल भी आपको पूरा सपोर्ट करेगी। अगर आपको लगता है कि मिलना है इनसे, या तो किसी तरीके का इंफॉर्मेशन चाहिए, तो आप या तो हमारे ईमेल आईडी पे या तो मैडम का इस स्कूल का ईमेल आईडी खुद चल रहा होगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा, तो वहाँ पे जाकर आप मेल कर सकते हैं और जो भी आपको सुविधाएं चाहिए अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए वो बिल्कुल ले सकते हैं। और ये जो स्कूल है निस्वार्थ भाव से आप लोग के बच्चों को एजुकेशन देने के लिए जुड़ा हुआ है और तत्पर है। और यहाँ पे बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी अलग तरीके का कुछ भी भेदभाव बोला जाए या तो किसी तरीके का अनटचेबिलिटी या कोई भी यहाँ पे कार्यक्रम नहीं होता। बिल्कुल यहाँ पे एक मिसाल है एक स्कूल पढ़ाने के लिए। तो उम्मीद करेंगे कि आप लोग इस स्कूल को एक बार जरूर विजिट करिएगा और यहाँ पे हो सके तो अपने बच्चों का अपने बच्चों का तो दाखिला कराइए। अगर आपको अच्छा लगता है तो अपने आस पड़ोस के बच्चों का भी दाखिला कराइए। इसके साथ ही हम सीमा मैम का धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने अपना समय दिया और हमसे जुड़ी। धन्यवाद मैम। तुर्कमान शहर में रहने वाले मोहम्मद आकिब अंसारी जी के बारे में
बात करने वाले हैं, उनसे इंटरेक्ट होने वाले हैं और उनके सामाजिक योगदान जिस तरीके से उन्होंने अपना जीवन निछावर किया है और पूरी तरीके से मोहम्मद आकिब अंसारी जी ने इस वार्ड के भलाई के लिए सभी वो काम किए हैं, चाहे उनको अपने पॉकेट से पैसा लगाना पड़ा हो, चाहे लोगों से सहयोग की अपील करनी पड़ी हो, चाहे गोरखपुर के मेयर से, चाहे भूतपूर्व मेयर से या किसी भी प्रकार से जिससे भी बन पड़े, उनकी सहयोग लेने में मोहम्मद आकिब अंसारी जी कभी भी पीछे नहीं रहते हैं। इनका एक ही मकसद है कि किस तरीके से हम लोगों से सहायता लेकर गरीब बच्चों का और तुर्कमानपुर में जो गरीब बच्चे हैं और तुर्कमानपुर के जो टोले में रहने वाले लोग हैं, उनका किस तरीके से हम सामाजिक उत्थान में अपना योगदान दे सकें कि उनसे उनकी जिंदगी में एक नया गति और आयाम मिल सके। और मोहम्मद आकिब अंसारी जी किसी पहचान के मोहताज नहीं है। गोरखपुर के मेयर हों, चाहे भूतपूर्व मेयर हों, चाहे पार्षद हों, सभी लोग इनको बहुत अच्छे से जानते हैं। तो अब हम उनसे ही सुनना चाहते हैं कि मोहम्मद आकिब अंसारी जी अपने बारे में क्या बोलते हैं। सर, आप अपने बारे में बताइए। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे आमंत्रित किया, इसके लिए हम आपके चैनल को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। मैं मोहम्मद आकिब अंसारी, MA एकेडमी के डायरेक्टर। सबसे पहले तो हम आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि हमारा जो स्कूल है ये लगभग 2016 से चल रहा है और दिन प्रतिदिन जो है ये स्कूल में बहुत सारे ऐसे गरीब बच्चे भी पढ़ते हैं जो पैसे की तंगी की वजह से तालीम हासिल नहीं कर पाते हैं। उन सभी बच्चों को पढ़ाने का हमारी संस्था के माध्यम से काम किया जाता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे हमारे सामाजिक काम होते रहते हैं और उसमें भी जो है बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो किया जाता है हमारे संस्था के माध्यम से। और हायर एजुकेशन को लेकर भी हम लोग वर्क कर रहे हैं, उस पर भी बहुत सारा ऐसा वर्क है जो बच्चे तालीम नहीं हासिल कर पाते, उनको अपने ट्रस्ट के माध्यम से पढ़ाने का काम किया जाता है। तो हम आपके चैनल के माध्यम से यही बताना चाहते हैं कि जो भी बच्चे, जैसे 2016 में हमारे संस्था का रजिस्ट्रेशन हुआ था, उसके बाद से ये स्कूल जो है सबसे पहले तो शुरुआत हमारी टीन शेड से हुई थी। टीन शेड में ये स्कूल चलता था। उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे हमारी व्यवस्था हुई, क्योंकि हमारे पास आमदनी का कोई दूसरा स्रोत नहीं था, लेकिन उसी स्रोत में हमने जो है जो हमने स्कूल की नींव डाली थी, उसी स्रोत से हमने जो है आवाम के लिए जो है खिदमत खल्क का काम किया। और जो भी बच्चे हमारे इलाके के, हमारे शहर के, यानी कि गोरखपुर शहर में कहीं के भी बच्चे अगर पढ़ना चाहते हैं, वो हमारे संस्था के माध्यम से हमारे इस स्कूल में आके प्रवेश ले सकते हैं और उनको बहुत कम फीस में अच्छी तालीम दिया जाएगा। यहाँ पे जब टीन शेड शुरू हुआ था, उसके बाद धीरे धीरे हमने जो है व्यवस्था की और अब क्लासरूम वगैरह भी सारे जो है डेकोरेट हो गए हैं, टाइल्स भी लग गए हैं और इसके अलावा जो है हमारे वहाँ कंप्यूटर की भी शिक्षा होती है और साथ में बच्चों को जो है प्रोजेक्टर के माध्यम से पढ़ाया जाता है, खेल के माध्यम से पढ़ाया जाता है। और जो भी हमारे विद्यालय में जितनी भी शिक्षक व शिक्षिकाएं हैं, वो सभी लोग एकदम फ्रेंडली तरीके से बच्चों के साथ बिहेव करती हैं, व्यवहार करती है। यानी कि कोई भी बच्चे ये नहीं समझते हैं कि हम अपने टीचर से कोई बात नहीं शेयर कर सकते हैं। हर बातें जो है अपने टीचरों के साथ शेयर कर सकती हैं और बहुत फ्रेंडली तरीके से हमारे जितने भी ऊपर वाले के तरफ से अभी तक जितने भी हमको स्टाफ मिले हैं, वो सभी लोग जो है इसी तरीके से एकदम फ्रेंडली तरीके से बच्चों के साथ व्यवहार करते हैं और हमारे सपोर्ट में हमेशा खड़े रहते हैं। और क्योंकि उन्हीं लोगों की सपोर्ट से और उन्हीं लोगों की मेहनत और काबिलियत की वजह से हम इस मुकाम पे पहुंचे हैं। और दिन प्रतिदिन अभी बहुत सारी हमारी ऐसी प्लानिंग भी है कि आगे आने वाले वक्त में हम जो है गोरखपुर जिला प्रशासन और सरकार से भी ये मांग करते हैं कि आने वाले वक्त में जो है हम इस स्कूल को एक बड़े पैमाने पर लेकर जाना चाहते हैं। एक ऐसा पैमाना कि वहाँ तक इंटरमीडिएट तक का स्कूल खोलें और उसमें अभी तक तो हमारा स्कूल 8th क्लास तक है, लेकिन इंटरमीडिएट तक स्कूल खोलें और उसमें जो भी गरीब तबके के बच्चे हैं जो पढ़ नहीं सकते हैं, वो हमारे संस्था के माध्यम से हमारे विद्यालय में प्रवेश ले सकते हैं। हमारे विद्यालय में एकदम मामूली फीस है, 250 रुपये और 200 रुपये। पूरे गोरखपुर शहर में बता दिया जाए 200-250 रुपये में कोई कोचिंग भी अपने वहाँ नहीं पढ़ाता है। लेकिन अब हम
किस तरीके से टीचरों की सैलरी और सारा मेंटेनेंस, स्कूल का मेंटेनेंस, बिजली का मेंटेनेंस और डेकोरेशन, सीट वगैरह सब अरेंज करना, ये सारी चीज़ 200-250 रुपये की फीस में हम किस तरह से मेंटेन करते होंगे, ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से वो हम मेंटेन कर सकते हैं। और जैसा कि सर आप बता रहे हैं कि आपने मिनिमम 200 से 250 रुपये के फीस में सब कुछ मेंटेनेंस कर रहे हैं, और जो कि हमें दिख भी रहा है, हमने ऊपर से नीचे तक देखा कि आप किस तरीके से न्यूनतम लागत में, न्यूनतम रिसोर्सेज में काम कर रहे हैं। लेकिन सर देखिए, सबसे ज़्यादा जरूरी होता है किसी भी स्कूल को चलाने का, उसके बॉडी का, उसकी जो मैनेजमेंट बॉडी होती है उसको अपॉइंट करने का। तो क्या सोच कर आपने, मतलब कि जो यहाँ पे जो प्रिंसिपल हैं सीमा परवीन मैम, और जो यहाँ पे ऊपर रहना चाह रहे हैं निदा मैम है, इन दोनों लोग को क्या आप किस वजह से इनको अपॉइंट किया, और क्या आपको लगता है कि ये लोग आपका एक इंटेंशन है, एक उम्मीद है कि इन स्कूल को इंटरमीडिएट तक लेके जाना, क्या लगता है कि ये लोग अभी तक आप इस पैमाने पर खड़ी कर पाएंगे? सबसे पहले तो हम आपको ये बता दें कि जो हमारे विद्यालय की प्रधानाचार्य मैडम हैं और जो उप प्रधानाचार्य मैडम हैं, ये दोनों लोग बहुत ही मेहनत और लगन के साथ, हम विद्यालय में अगर महीनों तक नहीं रहें तो ये विद्यालय उसी तरीके से चलेगा, उसमें हमारी कमी नहीं खलेगी। और वो हर बच्चों को, यानी कि स्कूल की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे काम हैं, इसलिए हमारे विद्यालय की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हीं लोग के हाथ में है। वही लोग गार्जियन को भी हैंडल करती हैं, वही लोग बच्चों को भी हैंडल करती हैं, यानी कि पूरी जिम्मेदारी उन्हीं लोगों के हाथ में मैंने दे दी है। और बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने, जब से इस स्कूल में उन लोगों ने जो है अपॉइंट हुई हैं, तब से वो लोग बहुत अच्छे तरीके से वर्क कर रही हैं और बहुत ही उम्दा उनका जो है वर्क है। जैसा कि सर आखिर सर आप शिक्षा से जुड़े हुए हैं, शिक्षा के क्षेत्र में योगदान भी दे रहे हैं, इसके साथ साथ आपका राजनीतिक जीवन भी है। और जहां तक मुझे पता है और पूरे गोरखपुर को पता है कि आपने पार्षद का चुनाव, उस समय फिलहाल सीटें फीमेल हो गई थी, तो आपने पूरा प्रयास किया, लेकिन फीमेल होने की वजह से आपने अपनी धर्मपत्नी जी को यहाँ से चुनाव लड़वाया। तो आप उस चुनाव लड़ने के बाद क्या आकलन करते हैं, क्या वजह रही कि आपको कामयाबी नहीं जुटा पाए, और इतना कुछ सामाजिक काम करने के बाद, इतना कुछ समाज को, इस मोहल्ले को देने के बाद भी क्या वजह रही कि आप अपने जिसको कहते हैं समाज सेवा का जो दूसरा रूप होता है राजनीतिक, उसमें आप असफल, मैं असफल तो नहीं कहूँगा क्योंकि असफलता के बाद ही सफलता मिलती है। तो बस इतना मैं जानना चाहता हूँ कि क्या वजह रही और आगे क्या आप करने वाले हैं, अगर नेक्स्ट जो 2027 में जब भी पार्षद का इलेक्शन हो, तो क्या उसको लेकर क्या की रणनीति है राजनीतिक जीवन में उसके आप प्रकाश डालिए। सबसे पहले तो हम आपको बता दें, जो मेरे हार का सबसे बड़ा कारण हमारे मोहल्ले में जो हमने देखा जी, वो है साक्षरता की कमी जी। यहाँ पे शिक्षा की बहुत ज़्यादा कमी है, और मेन हमारा उद्देश्य यही है इस मोहल्ले में अपने विद्यालय को चलाने का कि यहाँ बहुत सारे, यानी कि यहाँ के समाज बहुत अशिक्षित है, उनको हम चाहते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा से जुड़ें, क्योंकि जब शिक्षा से जुड़ेंगे तभी वो अपने हक के लिए लड़ेंगे, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और आपको हम बता दें, जो पार्षदी के चुनाव की आपने बात किया है कि हमारे हार का क्या कारण रहा है, वो हार तो नहीं कहा जाएगा, हमने बहुत टक्कर दिया था, लेकिन यहाँ पे हम आपको बता दें साक्षरता की कमी, हमारा समाज जो है साक्षर नहीं है, हमारे मोहल्ले का समाज साक्षर नहीं है, शिक्षा की बहुत ज़्यादा कमी है। अगर यहाँ के लोग शिक्षित होते तो हमको इस मोहल्ले से कोई हरा नहीं पाता, लेकिन साक्षरता की कमी की होने की वजह से लोग समझ नहीं पाए। लेकिन आने वाले वक्त में लोगों को ये बात समझ में आएगी और लोगों को ये एहसास होगा, तो हो सके आने वाले वक्त में हमको हमारे समाज के लोग नगर निगम में पहुँचाने का काम करेंगे। तो मैं क्या समझूं कि मोहम्मद आकिब अंसारी साहब तुर्कमानपुर में कितने कामयाब अपने आप को पाते हैं, और घर घर में इनके चाहने वाले बहुत सारे हैं। तो क्या कभी ऐसी कोई जैसे आपको समस्याएं तो आती होगी मोहल्ले वाले को, तो आपके पास आते होंगे हेल्प कराने के लिए, तो आपसे काम भी कराते होंगे, तो उसके रिगार्डिंग
आप कैसे उन लोगों को टैकल करते हैं और कैसे उन लोगों की सहायता करते हैं, इसके बारे में कुछ बताइएगा। किसी भी तरह की मदद के लिए हमारे समाज के लोग, हमारे वार्ड के सभी हर जाति धर्म मजहब के लोग अगर किसी भी तरह का कोई भी मुद्दा लेके कोई भी कार्य करने के लिए हमारे पास आते हैं, जो हमसे हो सकता है हम उनकी भरपूर मदद करते हैं। जैसे हम अपने संस्था के माध्यम से ब्लड डोनेशन कैंप भी चलाते हैं, और अगर रक्त की अगर किसी को कमी होती है और रक्त की कमी की वजह से कोई हमारे समाज का तबका किसी भी धर्म जाति मजहब का हो, उसमें हम ये नहीं देखते कि कौन हिंदू है, कौन मुस्लिम है, कौन सिख है, कौन ईसाई है। हम सबको जो है रक्त प्रोवाइड कराते हैं। और सबसे पहले काम ये होता है कि रक्त की कमी की वजह से अगर किसी की जान जा रही है तो वो जान ना जाने पाए, अगर हो सके ईश्वर चाहे तो हमारे ज़रिए जो है उनकी मदद की जा सके तो उनकी मदद किया जाता है। इस तरीके से बहुत सारे इस हमारे समाज में आयुष्मान कार्ड बनवाना हुआ, आय जाति निवास प्रमाण पत्र बनवाना हुआ, वृद्धा पेंशन बनवाना हुआ, ये सारे काम हम अपने तबके से करते हैं। लेकिन अभी तक हम बाहर कर रहे थे, लेकिन हम आने वाले वक्त में यानी कि नेक्स्ट मंथ से हम 2024 अक्टूबर गांधी जयंती के बाद हम जो है यहाँ पे सनराइज जन सेवा केंद्र बहुत जल्दी ओपन करने वाले हैं। और यहाँ पे हमारे वार्ड के साथ साथ पूरे शहर की अगर कोई भी समस्याएं होंगी किसी भी तरीके का ऑनलाइन कोई भी काम कराने के लिए, तो वो सारे काम करने के लिए हमारे सेंटर पे आके वो सभी लोग करा सकते हैं। तो जिस तरीके से आप सनराइज जन सेवा केंद्र खोलने वाले हैं, निश्चित तौर पे उसमें आपको निश्चित ही यहाँ पे वार्ड को बेनिफिट का मिलेगा। मैं एक चीज़ और जानना चाहता हूँ आखिर तक, आपके हमेशा कार्यक्रम में चाहे 26 जनवरी हो, 15 अगस्त हो, यहाँ के पार्षद आते हैं, भूतपूर्व पार्षद आती हैं, वो लोग आपके साथ जुड़े भी हुए हैं। तो क्या किसी भी तरीके से प्रशासन से अभी तक आपने कोई डिमांड की या उन्होंने खुद आया और स्वतः संज्ञान लिया कि नहीं आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं बच्चों के लिए तो हमें कुछ करना चाहिए? जैसा कि मुझे पता है कि आपके कार्यक्रम में यहाँ के मेयर भी आते हैं, तो क्या उन्होंने आपको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी तरीके का अब तक सहयोग किया है? इस पर क्या बोलना चाहेंगे आप? हमने कोई भी कार्यक्रम कराया तो कार्यक्रम में हम छोटे तबके से लेकर बड़े तबके तक, यहाँ तक कि सांसद और मेयर साहब को भी हमने आमंत्रित किया अपने कार्यक्रम में, वो सभी लोग आए। लेकिन हमारी एक खास बात यह है कि हम कभी किसी से कोई डिमांड नहीं करते हैं। जो भी काम होता है हम खुद कर लेते हैं, हम उन लोग को बुलाएं, लेकिन वो लोग अब चीज़ों को समझ पाए ना समझ पाए वो अलग मसला है। लेकिन हमने आज तक मेयर हो चाहे कोई भी बड़े आला अधिकारी हो, हमने बुलाया सबको है, हमारा ताल्लुकात सबसे है। गोरखपुर शहर में कोई भी ऐसा खास शख्सियत नहीं होगा जो हमको नहीं जानता हो। तो इस तरीके से जानते तो सभी लोग हैं, हमने सबको बुलाया, लेकिन हमने कभी किसी से डिमांड नहीं की है। जैसा कि मैंने सुना और मैंने देखा भी है कि आप जो पार्षदी का चुनाव लड़े थे वो राष्ट्रीय पार्टी के लोगों पे लड़े थे, ठीक है, और उस पार्टी के साथ आपका बहुत ज़्यादा करीबी संबंध भी रहे, जैसे कि आपने नाम भी लिया सुधा मोदी जी का, ठीक है। तो बाकी पार्टियां और मेयर ने आपका सपोर्ट किया ना किया वो अपनी जगह है, लेकिन क्या जो आपने जो सिंबल पे लड़ा था वो आपका व्यक्तिगत मैटर है, आप भविष्य में उसमें जुड़ भी सकते नहीं भी। जैसे आपने आम आदमी पार्टी से पार्षदी का चुनाव चिन्ह पर अपनी धर्मपत्नी को लड़ाया था चुनाव। तो शिक्षा के क्षेत्र में आम आदमी पार्टी बहुत सारे योगदान देती है। दिल्ली में भी जो अच्छे स्कूल खोल रहे हैं उसमें आम आदमी पार्टी हमेशा इस बात का दावा करती है कि हम डिजिटल स्कूल बनाएंगे, और मुझे लगता है कि उससे प्रेरित होकर आपने डिजिटल यहाँ पे बोर्ड भी लगवाया, ऐसा कुछ किया। तो क्या किसी भी प्रकार से आम आदमी पार्टी ने अब तक आपका डायरेक्टली या इनडायरेक्टली में आपको अप्रोच किया कि हम आपका शिक्षा के क्षेत्र में आपको योगदान देंगे? और दूसरा इसी से रिलेटेड मेरा एक प्रश्न है कि जो राजेंद्र पाल गौतम जी जो केंद्रीय मंत्री थे, उनसे आप एक बार रेलवे स्टेशन के पास आपकी मुलाकात हुई थी वहाँ पे होटल में, तो उन्होंने भी शायद उस समय उनकी नाराजगी चल रही थी, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। वो सिर्फ मात्र आम आदमी पार्टी के एमएलए उस समय से थे। तो आप लोगों की रूम में मीटिंग भी हुई, तो क्या उस संबंध में भी आपके बारे में, तो जाहिर सी बात है उन्होंने पूछा होगा आपके प्रोफेशन के बारे में, तो क्या उनका कभी इधर ध्यान नहीं गया कि इसको लेकर कुछ विचार किया जाए? हाँ, यकीनन मेरी धर्म पत्नी सीमा परवीन ने आम आदमी पार्टी के सिंबल से पार्षदी का चुनाव लड़ा था। आम आदमी पार्टी को हम लोगों ने ज्वाइन
उसकी शिक्षा मॉडल को देखकर हम लोगों ने आम आदमी पार्टी का रास्ता चुना। लेकिन हमारे एजुकेशन सेक्टर में और हमारे चुनाव लड़ने के दरमियान में यकीनन आम आदमी पार्टी का कोई विशेष रोल नहीं रहा, कोई योगदान नहीं रहा। हमने आम आदमी पार्टी की सिंबल से चुनाव लड़ा, लेकिन जो भी वोट हमको हमारे समाज में मिला, हमारे मोहल्ले में मिला, वो हमारे अपने खुद के परिचय के आधार पर मिला था। आम आदमी पार्टी का उसमें कोई रोल नहीं था और आम आदमी पार्टी के सिंबल पर हमको कोई वोट नहीं मिला था। शिक्षा मॉडल को देखते हुए हम लोगों ने आम आदमी पार्टी को चुना कि आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ा जाए, लेकिन वो ऊंचे पद पे, मेयर या सांसद पद पे अगर कोई आम आदमी पार्टी के चुनाव लड़ता है तो उस पे उसकी पहुंच हो सकती है। लेकिन हमारे वार्ड में, वार्ड नंबर 32 शहीद अशफाकुल्लाह नगर में आम आदमी पार्टी का अभी कोई भी वर्चस्व नहीं है। अब आने वाले 2027 के चुनाव में मैं ये निर्णय लूँगा, आने वाले पार्षदी के चुनाव में मैं यकीनन चुनाव तो लड़ूंगा, लेकिन उस वक्त मैं ये डिसीजन लूँगा कि हम किस पार्टी के सिंबल से पार्षदी का चुनाव लड़ूं या निर्दलीय चुनाव लड़ूं। ये आने वाला वक्त आप लोगों को बताएगा। जैसा कि आप बोल रहे हैं कि मैं किसी के सिंबल पे लड़ूंगा या तो मैं निर्दलीय लड़ूंगा, तो क्या लगता है कि अब आतिफ अंसारी कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी से नाराज चल रहे हैं, कुछ मन में है क्या, इसीलिए निर्दलीय चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं? आम आदमी पार्टी से मैं नाराज तो नहीं हूँ, लेकिन जब पार्षदी का चुनाव लड़े थे तो उस वक्त पार्टी को थोड़ा सा भी हेल्प करना चाहिए। एक टोपी भी खरीदने के लिए हमको अपने जेब से पैसा खर्च करना पड़ता है, तो पार्टी के सिंबल से क्या मतलब? एक झंडा भी खरीदने के लिए हमको अपने जेब से पैसा खर्च करना पड़ता है, तो उस पार्टी के सिंबल से क्या मतलब? कि वो पार्टी जो है, एक पार्षद के चुनाव लड़ने वाला जो मेहनत करके अपने क्षेत्र में पार्षदी का चुनाव लड़े और वो पार्टी का बैनर, टोपी, गले का पट्टा, ये सब खरीदने के लिए अपने जेब से पैसा खर्च करें, वो भी नहीं भिजवा सकता। और बाकी चीज़ तो हम लोग अरेंज कर ही रहे हैं, लेकिन कम से कम पार्टी के जो इंस्ट्रूमेंट है उसको तो पार्टी को अरेंज करना चाहिए। तो ये सब चीज़ें इस पार्टी ने हमको नकारा है। लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में पार्टी बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन हमारे वार्ड में ये पार्टी अभी उजागर नहीं हो सकती। हमारे वार्ड में लोग अभी जागरूक नहीं है। आम आदमी पार्टी का हमारे वार्ड में जागरूकता नहीं है। आपने बोला कि आम आदमी पार्टी शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा काम कर रही है। आतिशी जी जो है, जो एजुकेशन के सेक्टर में अच्छा काम करती थी, अब वो दिल्ली की सीएम बन गई है, ठीक? तो क्या लगता है कि अब आम आदमी पार्टी में बहुत कुछ बदलाव हुआ? और दूसरी बात ये भी आपसे पूछना चाहूँगा कि खुद अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर, मनीष सिसोदिया जी के ऊपर सीबीआई, ईडी के चार्जेस लगे, क्या लगता है कि क्या आम आदमी पार्टी विपक्ष से घिर गई है? आप कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? अब इस मुद्दे पे तो हम ज़्यादा नहीं बताएंगे, हम बस ये बताएंगे जो अभी वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हमारे बीच में हुई हैं, हम उनका स्वागत और इस्तकबाल करते हैं। और वो अगर जनता ने उनको हौसला अफजाई दिया, जनता ने उनको चुना, तो अब ये तो वक्त बताएगा कि वो किस तरीके से उनके हौसलों पे और उनकी भावनाओं पे वो खड़ी उतरती हैं और वो आगे किस तरीके से काम करती हैं, ये तो जनता और उस वक्त बताएगा। उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पे उपचुनाव होने वाले हैं। इसमें भाजपा और कांग्रेस जो कि सपा समर्थन के साथ लड़ रही है, बहुजन समाज पार्टी और चंद्रशेखर आज़ाद जी की जो आज़ाद समाज पार्टी है और जो अवैसी जी की पार्टी है, सभी लोग लड़ रहे हैं। लेकिन ये हो रहा है कॉम्बिनेशन की आज़ाद समाज पार्टी और अवैसी जी का उत्तर प्रदेश में गठबंधन होगा। तो जो एक आज़ाद समाज पार्टी है वो विशेष तौर पे दलितों के साथ साथ अन्य लोगों का सपोर्ट तो करती है, लेकिन वो दलितों की पार्टी मानी जाती है, एससी अनुसूचित जाति जनजाति की मानी जाती है। अवैसी साहब के ऊपर टैग लगा है कि सिर्फ वो मुस्लिमों की राजनीति करते हैं। तो अगर अवैसी और आज़ाद जी में अगर गठबंधन हो जाता है तो इस 10 सीटों पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इससे आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? आदरणीय असदुद्दीन ओवैसी साहब जो बैरिस्टर भी हैं, उन्होंने लंदन से जो है लॉ की डिग्री हासिल की हुई है
और बैरिस्टर होने का मतलब होता है कि वो संविधान की पूरी नॉलेज, संविधान यानी कि वो जो भी बात करते हैं संविधान के अकॉर्डिंग करते हैं। और जब कोई भी इंसान किसी भी समाज का हो संविधान के अकॉर्डिंग अगर बात करेगा तो वो कोई भी समाज उनको जो है खराब नहीं कह सकता है, और ये उनकी सबसे बड़ी खासियत है। और ये जो चंद्रशेखर आज़ाद रावण जी मेरे बड़े भाई भी हैं, और हमसे उनकी मुलाकात हमारे आवास पे चंद्रशेखर आज़ाद रावण जी आ चुके हैं, और वो मेरे बड़े भाई भी हैं। और ये दोनों पार्टियों का अगर गठबंधन होता है तो यकीनन 10 सीट पे अगर चुनाव लड़ेंगे तो यकीनन ज़्यादा उम्मीद है, जीतने की ज़्यादा संभावना है। क्योंकि हम अभी शिक्षा की बात की है, अगर समाज शिक्षित रहेगा तो बहुत कुछ बदला जा सकता है। बहुत सारी पार्टियां हैं, बहुत सारी बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, लेकिन सब एक दूसरे को गुमराह करने का काम करती है। पूरे हिंदुस्तान में जो हमारा एक तहकीकात है, हमारा एक मानना है, पूरे हिंदुस्तान में अगर कोई परफेक्ट है, कोई पार्टियां परफेक्ट है, तो हम सिर्फ 3 पार्टी का नाम लेंगे। वो सबसे पहले बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, और दूसरा अरविंद केजरीवाल जी, और तीसरे आदरणीय चंद्रशेखर आज़ाद रावण जी। ये तीनों लोग जो शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि हैदराबाद में आप जाके देखिए किस तरीके से जो है ओवैसी विश्वविद्यालय, ओवैसी कॉलेज चल रहा है, उसमें बहुत सारे ऐसे बच्चे पढ़ते हैं। लोग ये कहते हैं कि बी पार्टी है, लेकिन ऐसा नहीं है, बी पार्टियां नहीं है। क्योंकि संविधान के अकॉर्डिंग अगर कोई बात करेगा तो कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी सरकार, कोई भी विरोधी पार्टियां उनको दबा नहीं सकती हैं। वो यकीनन अपनी बात कह लेगा, और यही हक बात है कि पूरे हिंदुस्तान में अगर कोई पार्टियां शिक्षा के मुद्दे पे अगर काम कर रही है, ये 3 पार्टियों के अलावा कोई नहीं है। सब लोग एक दूसरे को, सारी पार्टियां एक दूसरे को गुमराह करने का काम करती हैं। आप पहले समाज सेवी थे, फिर राजनीति भी अपने जीवन में शामिल कर लिया, फिर आपकी फैमिली की लाइफ है, तो परिवार को, राजनीति को और समाज सेवा को किस तरीके से मैनेज करते हैं? क्या कभी इसमें आपको कोई समस्या आती है? समस्याएं तो बहुत आती हैं। जब इंसान एक कार्यों के साथ दूसरे कार्य करने के इच्छुक होता है तो बहुत सारी उसको समस्याएं झेलना पड़ता है, लेकिन वो सारी समस्याओं को दूर करके अगर इंसान को अपने कर्म पर फोकस रहेगा, अपने कार्यों पर फोकस रहेगा, उसका टारगेट अगर निर्धारित रहेगा तो वो यकीनन कोई भी कार्य कर लेगा। जैसे मेरा विद्यालय बंद होता है, उसके बाद कोई सामाजिक कार्य करने के लिए, अभी हमारा 1 घंटा पहले अभी एक साहब का फ़ोन आया कि हमको ब्लड की ज़रूरत है और ब्लड हमको चाहिए। हम क्या, आप 1 घंटे बाद हमारे ऑफिस पे आके संपर्क कीजिए, हम उसको जांचेंगे, पड़तालेंगे और उसके बाद उनको ब्लड प्रोवाइड कर देंगे। इस तरीके से बहुत सारे समय समय पर हम कार्य करते रहते हैं। जैसे कंबल वितरण का कार्यक्रम हुआ, और हम अपने हमारी जो संस्था चलती है सनराइज एजुकेशनल एंड वेलफेयर एसोसिएशन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में सेवा के नाम से जाना जाता है, इस संस्था के माध्यम से हम जो है कोचिंग भी चलाते हैं। सनराइज कोचिंग सेंटर हमारी चलती है, ये लगभग 2014 से चल रही है, स्कूल खुलने से हमारे 2 साल पहले से। तो इस कोचिंग के माध्यम से हम बहुत सारे बच्चों को पढ़ाते हैं, और हमारे साथ अगर 30 बच्चे पढ़ रहे हैं तो उसमें हमारे बहुत सारे फिजिक्स डिपार्टमेंट के टीचर हैं, कॉमर्स डिपार्टमेंट के टीचर हैं, और भी बायोलॉजी के लेक्चरर हैं, और भी हर डिपार्टमेंट के अलग अलग हमारे पास टीचर हैं। लेकिन वो सारे बच्चे पढ़ते हैं तो उसमें ये नहीं कोई जान पाता है कि कौन बच्चा फीस देता है, कौन नहीं देता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे उसमें पढ़ते हैं जो फीस नहीं देते हैं, और उनको हम अपने जेब से अफोर्ड करते हैं, उसमें किसी का कोई सहयोग नहीं रहता है, और हम चाहते हैं कि वो बच्चे पढ़ लें। अभी भी हमारे पास जो है लगभग 10 से 12 बच्चे ऐसे पढ़ रहे हैं जो फीस नहीं दे पाते हैं, और हमारे संस्था के माध्यम से पढ़ रहे हैं, और उनको हम अपने तरीके से उनको अफेक्ट करते हैं। किसी तरह का कहीं से कोई हमको सहयोग नहीं मिलता है। और इतना कार्य करने के बावजूद अगर शासन प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से थोड़ा सा भी हमको सहयोग मिले, यकीनन हम इस गोरखपुर शहर के अंदर शिक्षा की ऐसी क्रांति ला देंगे जो आज तक किसी ने ना देखी है ना सुनी है। बहुत उम्दा काम हम कर सकते हैं, क्योंकि हमारे अंदर काम करने की बहुत ज़्यादा ललक है। तो आपके अंदर काम करने की बहुत ज़्यादा ललक है, तो मैं क्या समझूं कि आकिब साहब अपने आप को अब लखनऊ में देखते हैं, दिल्ली में देखते हैं? यकीनन मेरा आवास गोरखपुर में है, तो
तो हम सबसे पहले तो हम अपने शहर को शुद्ध करना चाहते हैं, शहर को शिक्षित करना चाहते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन गोरखपुर शहर जब हमारा शिक्षित हो जाएगा उसके बाद हम दूसरे शहर की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। हायर एजुकेशन के सेक्टर में बहुत सारे तमाम कार्य कर रहे हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप जरा उस पर भी एक बार अपने शब्दों में प्रकाश डालें। हायर एजुकेशन को लेकर हमारा वर्क चल रहा है। सबसे पहले तो हम आपके चैनल से आवाम को बताना चाहते हैं, चैनल के माध्यम से आवाम को बताना चाहते हैं कि गवर्नमेंट की जो पॉलिसी होती है उसके अकॉर्डिंग इंटरमीडिएट तक बच्चे कहीं ना कहीं से पढ़ लेते हैं। और इसके अलावा इंटरमीडिएट के बाद बच्चों का सही मार्गदर्शन नहीं होने की वजह से और सही गाइडेंस नहीं होने की वजह से और इसके अलावा पैसे की कमी की वजह से, आर्थिक तंगी की वजह से, क्योंकि बहुत सारे गार्जियन ऐसे होते हैं जो बीटेक और पैरामेडिकल के कोर्स में बच्चे को फीस अफोर्ड नहीं कर पाते हैं क्योंकि फीसें बहुत ज़्यादा होती हैं। तो इस पे हमारी सनराइज एजुकेशनल एंड वेलफेयर एसोसिएशन सेवा के माध्यम से हम लोगों ने माँ गीता एजुकेशनल ट्रस्ट, जो जनाब मुस्तकीम बेसर साहब राजस्थान के रहने वाले हैं, उनके ट्रस्ट के माध्यम से हमने अपने ट्रस्ट को कंसल्टेंट एसोसिएट हमने कराया है और उसी माध्यम से हम हायर एजुकेशन पे लेकर वर्क कर रहे हैं कि अगर इंटरमीडिएट पढ़ने के बाद का कोई भी बच्चा है तो वो हमारे संस्था के माध्यम से पैरामेडिकल, जैसे बीएससी ऑप्टोमेट्री, रेडियोलॉजी और बहुत सारे ऐसे पैरामेडिकल के बहुत सारे कोर्स हैं, वो सारे कोर्स हमारे ट्रस्ट के माध्यम से फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकता है। उसमें बच्चों का एक भी पैसा नहीं लगेगा। जो पूरी कैंपस फीस की जिम्मेदारी हमारे ट्रस्ट की होगी और वो पूरी कैंपस फीस हमारे ट्रस्ट जमा करेगा। और इसी तरीके से बीटेक करना को चाहता है कोई बच्चा तो बीटेक करने में भी फीस पूरी हमारे ट्रस्ट के माध्यम से जमा होगी। और हम आप सभी आवाम को ये बता दें कि जो भी हमारे यानी कि हमारे संस्था का कोई अपना कॉलेज नहीं है, हमारा कोई अपना खुद का कॉलेज नहीं है जहां हम ये सारे कोर्स कराएं। जो कॉलेज चल रहे हैं उन्हीं कॉलेज को हम लोग टाई अप किए हुए हैं। जैसे नियरेस्ट में आपका लखनऊ में डॉक्टर MC सक्सेना, इसके बाद आगे चलिएगा नोएडा में विश्वेश्वरैया ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस दादरी नोएडा में है। इसके अलावा एशिया महाद्वीप की टॉप 10 यूनिवर्सिटी में से ओम स्टर्लिंग ग्लोबल यूनिवर्सिटी हिसार हरियाणा में है। इसके अलावा आर्यस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस राजपुरा पंजाब में है। इसी तरीके से लगभग हमारे टाइप में जो है लगभग 20 से 25 इंस्टीट्यूशंस जो अलग अलग राज्यों के टॉप लेवल के यूनिवर्सिटी और कॉलेज हैं, वो सारे कॉलेज हम लोगों ने टाइप कर रखा है और वहाँ पे हम लोग बच्चों को भेजते हैं। बच्चे जाते हैं तो वहाँ पे रहने खाने की व्यवस्था बच्चे करते हैं। हॉस्टल फीस और एग्जामिनेशन फीस की व्यवस्था जो है बच्चे और बच्चे के गार्जियन करते हैं और कैंपस फीस की पूरी जिम्मेदारी हमारे ट्रस्ट की होती है। वो जब भी बच्चा एडमिशन लेगा, एडमिशन लेने से लेकर एडमिशन के लास्ट स्टेज तक, जब तक बच्चे का कोर्स कंप्लीट हो जाता है, तब तक की पूरी जिम्मेदारी हमारे ट्रस्ट के माध्यम से होती है। और इस तरीके से लगभग इस 2024-25 के बैच पे हमारे गोरखपुर शहर के साथ साथ पूरे गोरखपुर मंडल से, जो गोरखपुर शहर और बस्ती, गोरखपुर मंडल और बस्ती मंडल के जितने भी जिले हैं, वो सभी जिले से लगभग हमारे पास से 45 बच्चे अलग अलग राज्यों में, नोएडा, हिसार, पंजाब, ये सब जगहों पे जा चुके हैं। अभी आगामी 26 सितंबर 2024 को आर्यस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन राजपुरा पंजाब में इस साल की अंतिम काउंसलिंग होगी और उसमें भी हमारे बहुत सारे बच्चे जा रहे हैं जो वहाँ पे प्रवेश लेंगे। पार्षदी चुनाव को लेकर जो आपने बात कही, मेरे दिल्ली के नेता आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी के शिक्षा नीति पर चलकर हमने जो है अपने वार्ड में एक स्कूल का निर्माण कराया और हमने सोचा कि उसी तरीके से जो है शिक्षा, जिस तरीके से उनका शिक्षा का रोल मॉडल था, उन्हीं के नक्शे कदम पर चलकर हमने शुरू से ही यहाँ पे लोगों को शिक्षित करने का हम काम कर रहे हैं। इसी को लेकर हमने जो पार्षद का जो चुनाव था और उसमें हमारी वाइफ सीमा परवीन जी लड़ी थी और आगे इस पे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें तथा इस चैनल को आगे बढ़ाने के लिए सहयोग करें। को लाइक सब्सक्राइब करें तथा इस चैनल को आगे बढ़ाने के लिए सहयोग करें।